हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस समय रेलवे बिल्कुल पगला गया है। रेलवे को समझ में नहीं आ रहा है हम कर क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं, सिलेबस क्या दिया था, उसका कोई उसको पता नहीं है। बिल्कुल एसएससी की जो एक कौन थी एडिचोटी कौन सी एजेंसी थी, ठीक उसी प्रकार से रेलवे भी एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्जाम चल रहा है, इसमें साइंस के क्वेश्चन 20 आने थे, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 60 मिनट में एग्जाम का पैटर्न इस तरीके से बना रखा है कि रेलवे का एग्जाम देने वाले बच्चे को लग रहा है कि हम बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो। इस टाइप के प्रश्न बना दिए। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के डाल दिए। अब सोचिए 60 से 65 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का, ये तो एक क्वेश्चन 1 मिनट का हो गया लगभग। मान के चलेंगे आप कि बैंकिंग वाला पैटर्न हो गया है और अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो अब आपका जो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम जो है वो कल से स्टार्ट होने वाला है, चूँकि सीबीटी 1 का एग्ज़ाम 19 तारीख से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो यदि आप आरआरबी जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आरआरबी जेई के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो प्रत्येक शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं। रेलवे का ये ट्रेंड रहा है कि कुछ भी पूछे, लेकिन आज के ये जो प्रश्न मैं जो करवा रहा हूँ, ये प्रश्न तो रेलवे को पूछना ही पूछना है। जैसे गाँव में नहीं कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उस काम को लगातार करता रहता है तो कहते हैं कि इसकी छठी में ये चीज़ रख दी गई थी। तो उसी प्रकार से रेलवे की छठी में ये चीज़ रख दी गई थी कि ये प्रश्न तो आपको पूछने ही पूछने हैं, इसके अलावा आप चाहे कुछ भी पूछिए। तो आज की क्लास आपको ज़रूर करनी चाहिए यदि आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आरआरबी जेई का, और अगर आपका एएलपी का भी अगर कोई एक भी शिफ्ट बची हुई है तो इन प्रश्नों को ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है ना। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेलवे से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। चलिए यहाँ पे कौन सा होगा, ठीक है, यहाँ पे कौन होगा मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में कट गया है, क्या चल रहा है भाई। रेलवे जैसा आजकल सिस्टम भी गड़बड़ चल रहा है मेरा। देखिए ये किस तरीके से अपना ऑटोमेटिक चलता है। कौन सा युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए दो युग्मों जैसा समान पैटर्न का अनुसरण करता है। तो ये रीजनिंग का प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आपका आरआरबी जेई का हो, एलपी का हो, सेक्शन कंट्रोलर का हो, किसी भी प्रकार का रेलवे का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन तो रखा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें देखिए किस तरीके से लगाते हैं। आप इसका इसका रिलेशन देखेंगे, इसका इसका रिलेशन देखेंगे और इसका इसका रिलेशन देखेंगे। जो रिलेशन इसमें फॉलो कर रहा होगा वही ऑप्शन में फॉलो कर रहा होगा, तो उसको हम सही मान देंगे, ठीक है। देखिए आप इसको तुरंत क्या करिए, नंबरिंग लिख दीजिए। अगर आपको नंबरिंग नहीं पता है तो आप थोड़ा सा नंबरिंग लिख लीजिएगा, और अगर आपको नंबरिंग पता है तो इजीली आंसर आ जाएगा। 19, 15, 17, 14, 10, 12। इसी तरीके से है आपका 18, 14, 16, 13, 9 और 11। ये नंबरिंग लिख गई। अब इसका इसमें रिलेशन देखिए तो -5 हो रहा है। इसका इसमें रिलेशन देखिए -5 हो रहा है। इसका इसमें रिलेशन देखिए -5 हो रहा है। आप अगर उल्टा नहीं देख सकते तो सीधा देखिए। सीधा कैसे देखेंगे, आपका 13, 5, 18, बिल्कुल माइनस प्लस के 5 हो रहा है इधर से भी। और इधर से देखिएगा 14, 5, 14 में से 5 गए तो 9 बचेगा, और इधर से देखेंगे तो प्लस आ जाएगा 5। इधर से अगर हम देखेंगे तो +5 आ रहा है। मतलब इधर से अगर आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो +5 होगा, पहली तरफ से देखेंगे तो -5 होगा। तो किसी तरीके से हम देख लेते हैं। और अगर हम इसमें से 5 इसमें जोड़ेंगे तो 29 होना चाहिए। 29, 24 होता है, चूँकि ये 24 पे होता है और इसमें 29 होना चाहिए। 27 पे ए हो जाएगा, 28 पे बी हो जाएगा और 29 पर आपका सी हो जाएगा। ये तो ठीक लग रहा है। और 20 से 5 25 हो जाएगा, और आपका 22 से 5 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होने वाला है। आप चाहो तो आगे मिलान करो या ना करो, ठीक है ना। चलिए फिर भी हम आपकी तसल्ली के लिए करवा देते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। आंसर मिले तुरंत आगे बढ़ो। 7, 5, 12 होता है, पहला ही गलत हो गया। 8, 5, 13 होता है, पहला तो सही है। और उसके बाद 4, 5, 9 होना चाहिए लेकिन 18 है, ये भी गलत है। और 7, 5, 12 होता है, 23 है, ये भी गलत है। तो आपका पहला ही आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये कथन वाला प्रश्न है। देखिए इसमें कैसे बनाएंगे। सभी पंखे कौवे हैं। आपको ऊपर की ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब पढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको ये वाली चीज़ें तो पढ़नी ही नहीं है। आप कथन निष्कर्ष का पे उठा के देखेंगे तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, तुरंत यहाँ से शुरू करेंगे। सभी पंख कौवे हैं।
सभी या पंख, पंख को मैं पी लिख देता हूँ, सभी पंख वो कौवे हैं। कौन है? कौवे हैं। कौवे को हम के बना देते हैं। कुछ कौवे रिपोर्टर हैं। अब कुछ कौवे रिपोर्टर हैं, ना कि पंख, पंख का जिक्र नहीं हुआ है, तो हम पंख के गोले में नहीं छुएंगे, हम कौवे को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या पूछ रहा है, कुछ पंख रिपोर्टर हैं। क्या पंख रिपोर्टर के गोले में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। हो सकता है हो सकता है नहीं हो, तो ये कंफर्म नहीं है। जब 100% होती है तो हम उसी को सही मानते हैं। सभी कौवे पंख हैं। सभी कौवे आपको पंख दिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, पंख सभी पंख कौवे हैं, लेकिन सभी कौवे पंख नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो आपका ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये ब्लड रिलेशन वाला। ये प्रश्न भी 100% एग्जाम में छपता है, 100% एग्जाम में छपता है। इसमें देखिए क्या होगा, ये प्रश्न है यस और ये परसेंट एम। तो अगर हम देखें परसेंट की वैल्यू क्या दर्शाती है, ए वी का बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पे यस जो है वो पुत्री है किसकी? एम की। उसके बाद देखिए है आपका बराबर, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो एम पत्नी है किसकी? ए की। एम पत्नी है किसकी? ए की। अब जब ए की पत्नी है तो आप क्या करेंगे, जब ये पत्नी हो गई तो ये पति होगा, पति होगा तो ये मेल होगा। ये अंडरस्टूड है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जेंडर दूसरे का नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर एक मेल है तो दूसरी फीमेल होगी, दूसरा मेल है तो फीमेल होगी। ठीक है ना। उसके बाद आप आएंगे ये देखिए इस वाले पर, ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है। अब जो इधर वाला है ए जो है वो आर का पिता है, ए पिता है आर का, तो मतलब आर ए की संतान हो गई। जब ए की संतान हो गई तो एम की भी संतान हो गई है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो अब जब ये इनके संतान है तो ये आपस में भाई बहन हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, लेकिन अभी आर की जेंडर डिसाइड नहीं है कि आर मतलब मेल है या फीमेल है। अच्छा, मेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मेल होता है उसके लिए हम प्लस यूज करते हैं, जो फीमेल होती है उसके लिए हम माइनस यूज करते हैं। ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा ब्लड रिलेशन अगर आपने पढ़ा है तो। ए बी का पिता है, ये हो गया है। उसके बाद आगे आते हैं हैच। हैच देखिए क्या बता रहा है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो आर भाई है, आर भाई है। अब देखिए आर भाई है, इसका मतलब हम इसके ऊपर प्लस लगा देंगे। किसका भाई है? टी का भाई है। अब टी का जेंडर हमें नहीं पता है। अब पूछ क्या रहा है, यस टी से कैसे संबंधित है? यस जो है वो टी का कौन लगता है? तो यस आप देखेंगे टी की बहन लगती है। यस जो है वो फीमेल है और बहन लगती है टी की, तो बहन ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सरलीकरण का प्रश्न है, अगर इसको हल करोगे तो 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस ये देखिए वर्ग है तो इससे रूट भी लगा है, वर्ग भी है तो इससे हट जाएगा, वर्ग से रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, -8 और 81 देखिए वर्ग रूट में है तो ये हट जाएगा और 9 आ जाएगा, 9 नेम 81, ये 9 का वर्ग है। ठीक है, -7 आ जाएगा। हल करोगे तो 49 + 2, अगर हम इसको देखेंगे तो 9 × 72 और -7, 7 2 9 79 हो जाएगा। और इधर के अगर आप करोगे तो 51 आ जाएगा। हाँ 51 आ जाएगा। तो अगर 79 में से हम 51 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आपका 8 और इधर आपका बचेगा 2, 28। वो किसके बचेंगे? तो माइनस के बचेंगे, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप का भी प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेगा, निश्चित रूप से आप कलम उठा करके लिख के ले लीजिएगा। यदि प्लस का अर्थ बराबर है तो इसी में लिख देते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ जो रफ शीट मिलेगी उस पर लिखना है। पहले तुरंत इस सवाल को लिखना है और फिर जैसा जैसा करवाता जाए वैसा वैसा आप करते जाइएगा। तो मैं यहाँ पे ही बदलाव कर देता हूँ। प्लस का अर्थ बराबर है तो जहाँ जहाँ प्लस है उसको बराबर कर देते हैं, इसको बराबर कर देंगे। माइनस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ गुणा है। भाग और गुणा का अर्थ भाग है तो गुणा का अर्थ मैं यहाँ पे भाग कर देता हूँ और भाग का अर्थ प्लस है। अब सारे चिन्ह बदल गए हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे अभी भी गड़बड़ है। देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्लस वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? डबल इक्वल टू नहीं आ सकते हैं एक इक्वेशन में, याद रखना एक इक्वेशन में डबल इक्वल टू नहीं आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, या तो एक चीज छुपाई गई है या फिर ये चीज को हमें खुद से कंसीडर करके चलना है कि प्लस बराबर बन जाता है और बराबर प्लस बन जाता है, ऐसा कंसीडर करके चलना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आएगा। तो चूंकि ये वाला देखिए ना, ये बता रहा है प्लस बराबर हो जाता है, तो बराबर प्लस हो जाता है, ये भी हमें मान के चलना पड़ेगा, तो हम इसको प्लस मान देते हैं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो पहले भाग होगा, तो 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 12 बचेगा और प्लस के 18 बचेगा। बराबर के अगर आप देखोगे तो 10 दूनी 20, चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है तो 10 दूनी 20 आ जाएगा
और प्लस का यहाँ पे x बचेगा। तो अगर आप इधर करोगे तो इधर आ जाएगा 30 और 20 इधर लाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर x आ जाएगा। तो आपका x बराबर 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का योग 655 है। a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई में 5 संख्याओं का योग जो है वो 655 मान लेते हैं, ठीक है। पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याओं का मतलब a प्लस बी का औसत, औसत निकालने के लिए 2 से भाग करते हैं, कितना है 80 है। तो अगर हम a प्लस बी का योग निकालेंगे तो 160 आएगा। और तीसरी संख्या जो c है वो 104 दी गई है, c है वो कितनी दी गई है 104 दी गई है। शेष दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, शेष दो संख्याओं का मतलब d प्लस ई का औसत ज्ञात करना है, ये वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम a b c को जोड़ देते हैं, तीनों को अगर हम जोड़ें a प्लस बी प्लस c, तीनों को जोड़ें तो 160 प्लस 104 264 आ जाएगा। अब इस 264 को हम टोटल में से घटा देंगे, टोटल में से घटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो डी और ई की आएगी, डी और ई का योग बचेगा। तो हम 655 में से इसको घटा देते हैं, 655 में से 264 को, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो डी प्लस ई की आएगी। एक बचेगा, इधर आपका बचेगा 9 बचेगा, हाँ 9 बचेगा, 15 6 9, और इधर आपका बचेगा 5 3, 391। अब 391 बचा है, और इसका चूंकि हमें औसत चाहिए है तो औसत का मतलब होता है कि डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, दो संख्याओं का योग बटे दो संख्याएं। तो 2 इधर भी कर देते हैं, 2 इधर भी कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें पता लग जाएगी। इसकी अगर हम काटेंगे तो आ जाएगा 2 एकन 2, 1 बचेगा, 2 नेम 18 बचेगा आपका कितना 1, और इधर आ जाएगा 2 पंचे 10, तो 95.5 आ जाएगा, 95.5। ऑप्शन नंबर डी 95.5। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में लीसे को इतना लिखा जाता है, LISE को 0873। उसी प्रकार से SITE को आपका लिखा जाता है 8763। तो वो कह रहा है कि टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है। अब ऐसे तो टी की वैल्यू क्या है ये हमें कंफर्म करना है, क्योंकि ये चाइनीज कोडिंग का छोटा रूप है। रेलवे ने अब पिछले साल से ये पैटर्न अपनाना शुरू किया है, ठीक है ना। पहले चाइनीज कोडिंग आती थी, लेकिन अभी चाइनीज कोडिंग को थोड़ा सा उन्होंने पीछे किया है, और ये बर्ड वाली जो है वो कोडिंग शुरू कर दी है। इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें मैच हो रही हैं। तो आई मैच हो रही है, उसके बाद देखिए ई मैच हो रही है, उसके बाद देखिए एस मैच हो रहा है। तो अब 3 चीज़ें इसमें मैच हो रही हैं, तो ऑब्वियसली 3 डिजिट जो है वो इसमें भी मैच होने चाहिए। 3 3 मैच हो गए, 7 7 मैच हो गए, 8 8 मैच हो गए, इसमें 0 बचा, इसमें 6 बचा, टी नीचे वाले में बचा था, तो टी की मतलब 6 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है एल की वैल्यू कितनी है तो 0 होती, एल की वैल्यू 0 होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ए एक कार्य को 9 दिन में, ए जो है वो एक कार्य को वो 9 दिन में कर लेता है, ए एक कार्य को 9 दिन में, और वी उसी कार्य को 21 दिन में, बी उसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है। यदि वो 2 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो अगर मैं देखूं इसको 63, इसका एलसीएम आ जाएगा 63, और 9 सत्ते 63, 21 ये आ जाएगी इसकी क्षमता। यदि वे 2 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ का मतलब है 7 3 10, 10 की क्षमता से कार्य कर रहे हैं, 2 दिनों तक कार्य कर रहे हैं, तो 20 कार्य समाप्त हो जाएगा। 63 में से 20 घटा देंगे तो आपका बचेगा 43। तो कार्य का कितना भाग शेष रह गया, कितना भाग शेष रह गया, तो आपका 43 कार्य शेष रह गया। किस में से रह गया, 63 में से रह गया। 63 में से कितना रह गया, 43 कार्य रह गया। अगर वो पूछता कि कितना कार्य पूर्ण हो गया तो 20/63 हो जाता, 20/63 होता, लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहा है शेष कितना बचा है, तो शेष आपका 43/63 बचा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप इसको देखिएगा 6 5 11, यहाँ से अगर आप इसको देखोगे 6 5 11 +5 आ रहे हैं, और 11 5 16, 5 21, 5 26, 26 का मतलब जेड आने वाला है, 20 5 25, 5 4 4 5 9, 9 4 13, 9 4 सॉरी 9 5 14 एन आएगा। तो जेड और एन आएगा, वाई वाला नहीं होगा। उसके बाद आर 8 8 5 13, 13 5 13, 13 है ना, 23 23 5 28 बी आ जाएगा, और 8 5 2 7 आ जाएगा,
इधर में अगर 7 5 12 करेंगे तो एल आ जाएगा, तो लास्ट में एल, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये मैंने 10 प्रश्न किए थे, एक प्रश्न किसी कारण से कहीं पे गायब हो गया है, और चलिए कोई नहीं। तो ये वो प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में छपे मिलेंगे, बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में छपे मिलेंगे। आप एक बार जब आप एग्ज़ाम दे करके आएँ, इस वीडियो को आप लोग सेव करके रख लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और जब आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो ये जो मैंने 9 प्रश्न करवाए हैं ना, आज की क्लास में 9 प्रश्न करवाए हैं, ये 9 प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे छपे हुए मिलेंगे, ये बात का मैं दावा कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और उम्मीद है आपको आज के प्रश्न जो थे वो अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।